नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, अपनी शैक्षणिक योग्यताएं बताओ, क्या क्या है आपकी? सर मैंने 10th करौली जिले से ही की है और कौन से साल में? सन 2011 में। ईयर और परसेंटेज बताओ। पूरी चीज ऐसे ही बताना है, बिना कहीं वहाँ ठीक में जाओ इसी तरह से। 12th सन 2013 में कंप्लीट करौली से ही की है सर। ग्रेजुएशन भी मैंने कितने परसेंटेज बने थे 12th में बताओ। 10th में मेरी 81% है एंड 12th में 85.20% है एंड ग्रेजुएशन में 74.47% कब जी की? सर 2016 में। हैं? 2016 पूरा बोलो, 16 जी नहीं। सर 16 जी सर। उसके बाद मैंने एमएसजी कॉलेज भरतपुर से 2018 में कंप्लीट किया 61.60% एंड देन 2019 में सर नेट जेआरएफ हुआ और उसके बाद फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन लिया एडमिशन एंड नाउ सबमिट कर दिया। कर दी? हाँ जी सर। इसमें क्या है? फ्लूइड डायनेमिक्स में ही है सर। कौन थे आपके गाइड, कौन थे? डॉक्टर रश्मि अग्रवाल में। सबमिट हो गई आपकी? जी कब सर। की? अभी 21 अप्रैल को की है सर। अच्छी बात है। आज कुछ पढ़ के आए हो आप? जी कि क्या पढ़ के आए? सर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, कॉम्प्लेक्स एंड 2D। अच्छा, यही क्यों, बाकी क्यों नहीं? सर और अभी मैं कंप्लीट करूंगा थोड़ा। अच्छा, उसमें क्या बेस्ट क्या समझते हो आप? किसमें आचार्य आप किसमें आधा घंटा पढ़ा सकते हो? सर कॉम्प्लेक्स में भी ऑर्डिनरी चलो कॉम्प्लेक्स बताओ क्या है, क्या पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स? उधर मार्क करा। एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है वो भी बताओ। सर एनालिटिक फंक्शन अगर हम सबसे पहले एक पॉइंट पर बात करेंगे एनालिटिसिटी की, तो कोई फंक्शन एक पॉइंट पर एनालिटिक कहलाता है यदि उस पॉइंट पर तो वो डिफरेंशिएबल हो ही, लेकिन उसके कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिले जिसमें वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। ये होलोमॉर्फिक फंक्शन भी है क्या ये? जी सर, इसको होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। अगर पूरे डोमेन पे एनालिटिक हो जाता है देन इट इज कॉल्ड होलोमॉर्फिक फंक्शन। लॉरेंट्ज सीरीज, लॉरेंट्ज इंटीग्रल पढ़े हैं आपने? लॉरेंस सीरीज पढ़ी है सर। पढ़ी है? हाँ जी सर। एक इंटीग्रल लिखो। जी सर। इंटीग्रल कंटूर सी ई रेज़्ड पावर ई रेज़ टू पावर 1/z²। इसमें सी कंटूर क्या लेंगे? dz। क्या लेंगे सी कंटूर? सच दैट ये एनालिटिक रहे सर या हाँ, फिर एनालिटिक हो तो सी को कंटूर क्या लेंगे आप? सी को कंटूर कोई भी क्लोज कर्व जिसमें z इक्वल टू 0 पे इसकी सिंगुलरिटी है तो वो नहीं आए, यानी कि पंक्चर डिस्क ले सकते हैं अपन। क्या लेंगे आप? मैं कोई भी एनुलर रीजन भी ले सकता हूँ सर। लो ना, बताओ ना आप। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको। इंटीग्रल सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है सर। आता है तो, नहीं तो मतलब जबरदस्ती ट्राई नहीं, ठीक है? नहीं आवे तो सीधा ही, नहीं तो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना वहां। ठीक है। आता है कर लोगे? तो लेस देन 1 लोगे, इक्वल टू 1 भी लोगे? लेस देन 1 इक्वल भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेंगे। सर जैसे मैंने पढ़ा है कि लेस देन ही रहता है, इक्वल नहीं होता। एनालिटिक फंक्शन क्या अंदर ही होता है क्या कंटूर के, या बाउंड्री पर भी होता है? fz एनालिटिक एंड विद इन ऑन एन क्लोज कर्व। तो ऑन होगा, फिर ऑन कहाँ आएगा इसमें? ऑन तो फिर सर बाउंड्री पे आएगा। फिर जरूरी भाई और ऐसा इसको नहीं। सोल्व करो। क्या मान आएगा इंटीग्रेशन का? इसका तो सर वैसे पहले मैं हिंट दे चुका हूँ आपको। क्या सर? सोल्व करो। अगर ये फंक्शन इसमें तो एनालिटिक, तो इसकी वैल्यू तो सर 0 आएगी। कैसे आएगी? इस रीजन में, क्योंकि इसके z इक्वल टू 0 पर इसकी सिंगुलरिटी है, लेकिन सोल्व हम करके बताओ कैसे आएगी। जैसे इसका एक्सपेंशन कर लेंगे अपन सर, जैसे e की पावर 1/z² का एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1 1/z² प्लस 1/फैक्टोरियल 2 1/z⁴ एंड सो ऑन। ठीक है सर। तो अपन इस पे अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे इस कंटूर के अलोंग,
इस सब पे इंटीग्रेशन होगा सर, और ये सारे एनालिटिक फंक्शन है इस रीजन में, इस रीजन में ये सारे एनालिटिक फंक्शन है। इसलिए फिर एनालिटिक फंक्शन का अगर किसी भी क्लोज कंटूर के अलोंग डोमेन में लें तो इंटीग्रेशन 0 होता है। किसके कैसे होगा वो, क्या अप्लाई करते हैं, कोई यूज होता है उसमें कोई रिजल्ट? हाँ सर, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला भी यूज करते हैं। कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला में हमेशा 0 आता है इंटीग्रेशन? नहीं सर, उसमें तो रेजिड्यू भी आता है कि 1 ऐसे जेड की टर्म होती है रेजिड्यू, तब जाके फिर 2 पाई फिर रेजिड्यू ऑफ एफ कोसी जेड। गॉसेट थ्योरम का स्टेटमेंट बता सकते हैं? कॉसी गुरसेट थ्योरम का? जी सर, अगर एफ जेड एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, देन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग एनी क्लोज कर्व इन डी इज 0। तो ये आप यूज करें। हाँ सर। तो आपने ये जो कर्व लिया है, हाँ जी इसमें सर। आपने 0 शामिल नहीं ली, जी सर, तो अगर 0 शामिल लें तो फिर इंटीग्रल 0 नहीं होगा, फिर कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा लोगे इसमें? इस वाले में तो सर नहीं लगेगा, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? लॉरेंट एक्सपेंशन से कर सकते हैं। उसी से ही होगा, उसी से लॉरेंट हाँ, रेजिड्यू से ही लॉरेंट होगा। एक्सपेंशन से कर सकते तो लॉरेंट एक्सपेंशन से कैसे करते हैं अपन इंटीग्रेशन? क्या आएगा बताओ उसमें? हैं। लॉरेंट किस तरह से एक्सपेंशन में करोगे? सर, जैसे उसमें अगर लॉरेंट उसमें प्रिंसिपल पार्ट में तो इसमें कोई सॉरी रेगुलर पार्ट में तो कोई टर्म्स है नहीं, ठीक है सर, और ये फंक्शन एनालिटिक है 1 नहीं, एनालिटिक मैंने कहा ना कि जिसमें 0 ले लें अपन, शामिल कर लें। अच्छा सर, जिसमें 0 फिर भी इसका वैल्यू तो 0 आएगी नहीं, 1/z², 1/z जो उसमें रेजिड्यू होता है वो 1/z की जो मल्टीपल होता है वो होता है, वो उसमें ये टर्म है ही नहीं है, वैसे भी ये इवन फंक्शन है जेड की। इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? केवल रेजिड्यू होता है? नहीं सर, अगर और भी होते हैं। तो बताओ, वही तो पूछ रहे हैं भाई, कैसे निकाला? इस इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा आपके? इसका तो 0 आएगा सर अभी तो। हमेशा? हमेशा नहीं, अगर डोमेन में अगर 0 का इंक्लूड कर लें तो फिर z इक्वल टू 0 पे इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, तो फिर वहां पर अपन कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला से निकाल सकते हो उसको? अगर अपन z इक्वल टू 0 इंक्लूड कर लें, कर लो। कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लिख के दिखाओ एक बार। उसमें अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, तो किसी भी पॉइंट पर उस डोमेन के किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू होती है दैट इज एफ, जैसे किसी पॉइंट ए पर निकालना है मेरे को वैल्यू, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। इस फॉर्म में है क्या आपका फंक्शन? नहीं सर, इस फॉर्म में तो नहीं है। ये कैसे निकालेंगे? हाँ सर, इससे नहीं निकाल सकते, फिर इसका लॉरेंट एक्सपेंशन से ही होगा। उसको कैसे लिखते हैं? लॉरेंट एक्सपेंशन को सर, रेजिड्यू फॉर्म कैसे लिखोगे? जैसे लॉरेंट एक्सपेंशन किसी फंक्शन का पहले तो अपन इसी को एक लिखो, इसी लॉरेंट हाँ, एक्सपेंशन में हाँ, इसको तो 0 कैसे आएगा वो? इसको अपन ये भी लिख सकते हैं सर, जैसे इसी फंक्शन का रेजिड्यू की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? रेजिड्यू की हेल्प से सर, जैसे एफ जेड कोई फंक्शन है, अगर उसका लॉरेंट एक्सपेंशन है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन, अगर मैं किसी जेड नॉट पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहा हूँ, जो सिंगुलरिटी होगी और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, तो ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू -1 से इंफिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर n। ये -1 से होता है क्या? जी सर, सॉरी, -2 नहीं आएगा? -1 के बाद फिर -2 इस टाइप से। ओके, कंफ्यूज हो गए। हाँ सर, लेकिन इसमें नेगेटिव वाली आती है तो तो यहाँ आप पर n बराबर 1 से इंफिनिटी रखते हो, फिर -n पे इधर नहीं, इधर पावर में। हाँ यहाँ पे करते हैं, बिल्कुल सही है। अब सीधा बताओ ना कि रेजिड्यू निकालेंगे, उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो उसका रेजिड्यू क्या आएगा? इसका रेजिड्यू तो 0 आएगा सर। 0 आएगा? हाँ सर, इंटीग्रेशन का मान क्या है? 0 आएगा। बताएगा कॉन्फिडेंस। कंफ्यूज होते रहते हो। तो ये कमी दूर करनी है आपको। ठीक है, हायर ऑर्डर
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो आप, लीनियर जी सर। लिखो वही आप जब बोला था ना उसको मोडी उधर पढ़ा है। अगर मैं n ऑर्डर की हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं जो लीनियर हो और होमोजीनियस हो तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं d की पावर n और y चाहे थर्ड ऑर्डर ले लो, अपन कोई बात जरूरत नहीं एन ठीक है की। सर। हाँ कोई dq बात नहीं, एग्जाम्पल दे दो कोई भी। हाँ प्लस हाँ p d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस q dy अपॉन dx प्लस r ओवर y इक्वल टू 0, जहां p q तथा r x के कोई फंक्शन है, तो इसमें x के जो फलन है या हायर कांस्टेंट। ऑर्डर टर्म आपने लिखी है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। हायर ऑर्डर टर्म आपने उसका कोफिशिएंट 1 बन लिया है जी 1 सर। रहेगा हमेशा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर। तो फिर फिर जनरल केस कैसे होगा? जर्नल के तो फिर यहाँ पर भी कुछ ले लेंगे सर, ऐसे एस ले लिया मैंने, ये भी सारे ही एक्स के या कांस्टेंट फंक्शन। जनरल यही क्या होगा पड़ेगा आपका। ठीक है। टोटल डिफरेंशियल क्या होता है इक्वेशन? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ सपोज एफ इज ए फंक्शन ऑफ, लिखो कोई एग्जांपल। हाँ जैसे मैंने किस फॉर्म में होती है? सर इस टाइप से होती है, जैसे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, जहां पर पी क्यू आर, जहां पी क्यू तथा आर एक्स वाई तथा जेड के फलन है। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ तरीका? इसको सॉल्व करने के लिए सर पी एक्स का होगा कि एक्स वाई जेड का भी हो सकता है। तीनों का हो सकता है सर। सॉल्व करने का कोई मेथड? सर एक तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं अपन, और जनरल मेथड तो यह है कि किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के फिर दो जैसे जेड को मैंने कांस्टेंट माना तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये दो वेरिएबल में बचेगा एक्स और वाई में, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। जेड को कांस्टेंट कर, जेड कांस्टेंट है तो एक्स और वाई में, तो इसको अपन हल कर सकते हैं। अच्छा, और देन फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएट करके और फिर वहां से कंपैरिजन करके जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं वो उतने ही हो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अच्छा, एक सॉल्यूशन लिखिए आप। जी सर। yx बराबर वाई एक्स बराबर e की a इंटू ए इंटू e की पावर bx प्लस c ये वाला सर। प्लस c। जी सर। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? सर इसमें एक ही है, एक ही है। ध्यान से देखो। आर्बिट्री कांस्टेंट सर। 3 लिखे हैं मैंने तो। ए बी सी। जी सर। तो ये जो फंक्शन है ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, जनरल सॉल्यूशन बनेगा? जी सर, मेरे हिसाब से दो ऑर्डर का, क्योंकि जो अभी आपने डेफिनेशन बोली उसमें क्या जनरल कहा? सॉल्यूशन क्या बोली डेफिनेशन? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्योंकि सर इसको अपन खोलेंगे तो e की पावर vx इंटू e की पावर c, तो a इंटू e की पावर c एक नया कांस्टेंट मान सकते नया कांस्टेंट, मतलब एक ही रहेगा वो कांस्टेंट। जी सर। पूरी डेफिनेशन बोलनी है मुझे। ठीक। मैं बोलने वाला था सर, तभी तो मैंने दो बोले थे पहले। नहीं, आपने एक बोला है। ट्रिपल इंटीग्रल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं कुछ? ट्रिपल डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर्मूला पता है क्या? सॉरी सर, अभी मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, लेकिन पढ़ा है मैंने डिरिचलेट इंटीग्रल। जैसे एफ कोई फंक्शन है 3 वेरिएबल का, एफ एक्स वाई जेड, एक्स टू द पावर समथिंग -1 वाई टू द पावर, जैसे एक्स टू द पावर l -1 वाई टू द पावर m -1 जेड टू द पावर n -1। अच्छा कोई बात नहीं, वो ये नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं? एक ऐसा सब ग्रुप जो सेल्फ कॉन्जुगेटेड सब ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। सेल्फ कॉन्जुगेटेड क्या होता है? हाँ बस वही बात। जी सर, सेल्फ कॉन्जुगेट अगर ये मिटा यानी दो, कि हमारा कप ले लो, मिटा दो।
सपोज H इज ए शॉर्ट में लिख दिया करो मैथमेटिक्स में, हाँ, अपना पूरा लिख यूज देंगे। नहीं डिटेल लिखने की। पूरा बोल दो, हाँ, जैसे बोल दो। बोलते हाँ, जाओ, बोल दिया लिखने की करो। जरूरत नहीं। सर H किसी सब ग्रुप G का सब ग्रुप है, हाँ, देन सब ग्रुप का ऑर्डर ये होता है कि सिंबल, लेस देन का सिंबल हो। ये तो लेस देन का हो गया ना, सब ग्रुप का सब ये ग्रुप का ऑर्डर कैसे क्या है, मतलब सिंबल symbol लिखा, मैथमेटिक्स सिंबल सही लिखो। सब भूल ग्रुप का गए? सिंबल क्या होगा? सब ग्रुप का सर ये यूज करते हैं। नहीं भाई, नहीं। ये तो लेस देन हो गया भाई, सी लिखते हैं यार, ऐसे कैसे लिखोगे? सबसेट का सबसेट, और क्या सबसेट, वही उसी को कहोगे आप। सब ग्रुप का तो फिर वो होता है ऐसे, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना, वो ऐसा है कर्व टाइप, अच्छा ठीक है ना। ठीक हाँ, है। वो कर्व टाइप, उसमें ये भी फॉलो करते हैं। नहीं वो ये- ऐसे करते हैं, फिर ये लाइन हाँ। शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन इसके होता है नीचे एक्चुअली line ऐसे भी- होता है, line भी ऐसे कर होता देते है लाइन, हाँ, इसके नीचे लाइन भी कर ठीक है देते नहीं। अच्छा सर ऐसे ही है हाँ ऐसे- ऐसे। ये, प्रॉपर और इम्प्रॉपर हाँ, सब ग्रुप हाँ, कोई बात ठीक। देन H इज सेड टू बी, ये शॉर्ट में बोल दिया करो। हाँ, हाँ, नॉर्मल सब ऊपरी भाषा लिखो। ठीक है। अगर मतलब जो नॉर्मल सबग्रुप की परिभाषा ये होती है, सेल्फ कॉन्जुगेट का एलिमेंट डेफिनेशन ये होती है कि H इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। जी अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप की ये डेफिनेशन होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो डेफिनेशन तो यही, और एक ये भी है कि Hx इक्वल टू XH। तो वो तो इसी से आ गया बेटा। हाँ सर, तो ये डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है। ये तो थ्योरम करते हैं आगे, प्रॉपर्टीज बेटा, डेफिनेशन थोड़ी आती है। एग्जैक्टली ध्यान नहीं है सर, मैं अभी अलजेब्रा देख के नहीं आया हूँ। तो क्या पढ़ के आए हो आप? और कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ के आया हूँ लिनियर सर। अलजेब्रा पढ़ के आए हो? जी सर। तो केले हैमिल्टन थ्योरम बताओ। कैली हैमिल्टन थ्योरम सर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक Equation। इक्वेशन क्या होती है? करेक्टर इक्वेशन जैसे कि मान लो कोई ए कोई मैट्रिक्स है ना, तो इसकी आइगन वैल्यू होंगी, तो ए जैसे इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो सपोज ए एन बाई एन का मैट्रिक्स है, तो ये लेमडा में एन घात की इक्वेशन आएगी, दैट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। आइगन वैल्यू डेफिनेशन बता सकते हैं आप, क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में सर या मैट्रिक्स के में? किसी फॉर्म में एक ही बात ठीक है, है। मैथमेटिक्स। सपोज टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी ओवर एफ टू बी ओवर एफ, देन ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इफ देयर एग्जिस्ट ए, लिख दो। तो मत ही पूरा बताओ, हाँ आराम से, कोई बात नहीं। यानी कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, जहां लेमडा नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इस प्रकार से हो पा रहा है देन एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। लैम्डा नॉन जीरो लिखा है क्या आपने? जी सर। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जीरो आइगन वैल्यू नहीं बनती कभी भी? जी सर, सही नहीं सर, 0 बनती है, जीरो बनती है, क्या लिख रहे हो? एक्स नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये जो ये एक्स बात, होता है ये ये क्या बात। होता है? ये सर आइगन वेक्टर कोई भी। आइगन वेक्टर। हाँ जी। आप एक मैट्रिक्स बनाइए जी सर। 2 क्रॉस 2 की। 1 2 3 4। मैं बता रहा हूँ argument अच्छा। वो लिखिए। ठीक है सर। ऊपर लिखिए आप 1 और इधर लिख दीजिए 1, ऊपर उधर भी 1 लिख दो। इधर सर। हाँ हाँ, और नीचे इधर यहाँ पे भी आप -1 लिख दो और यहाँ 0 लिख दो। उधर ऊपर भी 0 कर दो, ऊपर ऊपर उधर फर्स्ट एंट्री पे इधर 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? मान लो मैंने Field- एंट्रीज हैं वो R से ली। आर से लिए सर, तो इसकी आइगन वैल्यू तो सर अगर वैसे निकालें अपन ए माइनस लेमडा आई से करें, ये वाला मैट्रिक्स निकालें तो ये आएगा माइनस लेमडा 1 माइनस 1, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यानी कि रियल फील्ड में इसकी कोई आइगन वैल्यू नहीं है। जी सर। मतलब आइगन वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? आइगन वैल्यू किस पर? फील्ड। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, जी तो सर। ये स्टेटमेंट सही है गलत? जी सर, अगर आप फील्ड बताओगे तो फिर उसके हिसाब से बताएंगे। फील्ड नहीं बताया जाए तो
फिर जनरली तो ये आइगन वैल्यू नहीं है सर। नहीं है, फील्ड मेंशन नहीं होता है तो अपन फील्ड क्या लेते हैं? जनरली रियल नंबर का फील्ड लेते हैं। सॉरी सर, कॉम्प्लेक्स का भी लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का लेते हैं जी सर। तो जब फील्ड डिफाइन नहीं है तो आइगन वैल्यू है। ठीक।